नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अजमेर शहर की हर खबर देखने के लिए स्वामी न्यूज अजमेर के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें। हर नई खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। Presented by Rasoi Family Restaurant. करोड़ों की नशीली दवाई के मामले में युवक ने किया सरेंडर, तो वहीं क्लॉक टावर थाना पुलिस ने किया मामले का खुलासा। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमले की भाजपा ने कड़े शब्दों में की भर्त्सना। बिना पर्ची के दवाई देना मेडिकल दुकानदार को पड़ा भारी, ड्रग कंट्रोलर ने जांच कर दिया नोटिस। क्षेत्र की बिजली समस्या को लेकर पार्षद ने सड़क पर बैठकर दिया धरना। गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने के लिए आईजीएस संगित्र ने शहर का किया दौरा। समाचार विस्तार से। करोड़ों रुपए की नशीली दवा के मामले में एक आरोपी ने आज एसपी ऑफिस में सरेंडर कर दिया। इस संबंध में मामले का खुलासा करते हुए क्लॉक टावर थाना अधिकारी दिनेश कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार युवक विनायक एजेंसी के लिए काम करता था। नशीली दवाओं के मामले में शामिल अजमेर निवासी शेख साजिद द्वारा सरेंडर करने पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था। मामले का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी ने जानकारी दी कि यह व्यक्ति किसी एजेंसी के लिए काम करता था और ई रिक्शा के द्वारा कार्टून सप्लाई करता था। जो रामगंज थाने में दर्ज जो ड्रग तस्करी से संबंधित है, नशीली दवाओं से संबंधित जो प्रकरण था, उसमें जो एक एफआईआर में नामजद मुलजिम है शेख साजिद, उसने आज अपने परिवार के साथ एसपी ऑफिस में उसने सरेंडर किया था, जिसको दस्तयाब करके हम लेके आए थे और पूछताछ के बाद में उसको इस प्रकरण में हमने गिरफ्तार किया है। पर उसने प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये बताया कि वो जो श्याम मुंदड़ा है, श्याम मुंदड़ा के लिए वो काम करता था और काफ़ी समय से उसके साथ ये काम कर रहा है। उसने स्वीकार किया है कि जो नशीली दवाइयों के जो कार्टून आए थे वो उसी ने खाली करवाए थे और वो ही उनको आगे कहीं भेजने वाला था। और ये पूरा माल जो है वो श्याम मुंदड़ा जो श्री विनायक एजेंसी का मालिक है, उसके लिए ये माल आया था और उसी के द्वारा ये माल आगे सप्लाई किया जाना था। और पूर्व में भी उसके द्वारा कई बार ये नशीली दवाइयों की खेप मंगाई गई थी, जिसको उसने पूरे राजस्थान में इधर उधर सप्लाई की। जो श्याम मुंदड़ा था वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आता था, वो ऐसे लड़के जो जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी उनको ये साथ रखता था। उनको सिर्फ ये बताया जाता था कि इतने कार्टून वहाँ से आ रहे हैं, वो उस ट्रांसपोर्ट से लेने हैं और दूसरे ट्रांसपोर्ट पे इन व्यक्तियों को वहाँ सप्लाई देने। तो ये सारा काम ये शेख साजिद करता था। शेख साजिद के पास ई रिक्शा था, तो ई रिक्शा में ये माल लेके आता था और उसी से दूसरी ट्रांसपोर्ट पे। भरतपुर से सांसद रंजीता कोहली पर बदमाशों ने देर रात हमला कर दिया। इससे प्रदेश भाजपा में रोष व्याप्त हो गया। प्रदेश भाजपा द्वारा आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई। राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश था, लेकिन अब ये अपराधों की राजधानी हो गया। पिछले दिनों एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा जयपुर में गैंगरेप और फिर भीलवाड़ा में एक तहसीलदार, महिला तहसीलदार के साथ अमर्यादित भाषा का उपयोग और उसके बाद कल रात की घटना गंभीर है, दुर्भाग्यपूर्ण है और कई सवाल राजस्थान के पुलिस प्रशासन और सरकार पर खड़े करती है। जी हां, भरतपुर की सांसद रंजीता कोहली पर कल मध्य रात्रि पर जो हमला हुआ
और अभी तक हमलावर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये सवाल खड़ा होता है कि पिछले कई दिनों से सांसद महोदया क्षेत्र के दौरे पर हैं। उसने सीएचसी की अव्यवस्थाओं को उजागर किया, सरकार की टेस्टिंग बंद होने के मुद्दे को उजागर किया और कल भी जब सीएचसी के औचक निरीक्षण के लिए जा रही थी तो वापसी में बदमाशों ने ईंट और सरिये से उनकी गाड़ी पर हमला किया। वो अवसाद में है। मुझे लगता है कि राजस्थान पुलिस की पंचलाइन अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, ये ध्येय वाक्य बदल गया। अपराधियों में विश्वास है, उनके हौसले बढ़े और आमजन सुरक्षित नहीं है। यहां तक कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि भी अब राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा एक इंसिडेंट कल रात्रि को लोकसभा में हमारे साथ काम करने वाली लोकसभा की मेंबर भरतपुर संसदीय क्षेत्र से श्रीमती रंजीता कोहली, उस पर कोविड कालखंड में वो अस्पताल के कामों के लिए जा रही थी। एमपी कोटे से मुझे उस अस्पताल में क्या क्या उपकरण देने हैं इसकी जानकारी लेने के लिए जा रही थी। अस्पताल में कोई और कमी है तो मैं कुछ एमपी कोटे से या सीएसआर फंड से कुछ दिला सकूं, उसके लिए जा रही थी। और उस पीरियड में आप देखिए बदमाशों ने एक सांसद, महिला सांसद पर जानलेवा हमला कर दिया। तो बहुत समय में भी हमारी माननीय सांसद रंजीता कोहली, भारतीय जनता पार्टी इस घटना की बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती है और राजस्थान सरकार से सवाल करती है कि जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित है तो यहां कौन सुरक्षित है? यहां सरकार का इकबाल खत्म होता नजर आ रहा है। अपराधियों के हौसले उतने बुलंद हैं, एमपी को भी पीट देंगे, मार भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। इन हौसलों के साथ रंजीता कोहली पे इन्होंने हमला किया। हमला करने के पीछे कौन थे, क्या थे, ये सरकार ने अभी तक कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। ये भी एक दुखद पहलू है। लेकिन ये हमला होता है, उसके पीछे जो बदनीति झलकती है वो ये है। मेडिकल दुकानदार द्वारा डॉक्टर की बिना पर्ची के उपभोक्ता को दवाई उपलब्ध कराने के मामले में ड्रग कंट्रोलर अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया। डॉक्टर की बिना पर्ची पर उपभोक्ताओं को दवाई उपलब्ध कराने के मामले में शिकायत मिलने पर ड्रग कंट्रोल अधिकारी ने 2 दुकानों पर जांच अधिकारी भेजे, जिनमें जेएलएन हॉस्पिटल के सामने अशोका मेडिकल व सावित्री चौराहे के पास पंकज मेडिकल पर जांच की गई। इसके तहत ड्रग कंट्रोल अधिकारी ने दोनों दुकानदारों को नोटिस दिया है। नोटिस का जवाब आने के बाद कैंसिलेशन या सस्पेंड की कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त हुई थी कि जेएलएन हॉस्पिटल के सामने एक अशोका मेडिकल है, वो शेड्यूल H1 की ड्रग बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच रहे हैं और पास में एक पंकज मेडिकल भी है, वो भी बिना प्रिस्क्रिप्शन शेड्यूल H1 की ड्रग बेची जा रही है। जिस पे अशोका मेडिकल पे औषधि नियंत्रण अधिकारी रविंद्र सिंह को भेजा गया है और पंकज मेडिकल पे श्रीमती मोनिका जागृत को भेजा गया। उन्होंने मुझे बताया है कि दोनों ही जगह बिना प्रिस्क्रिप्शन के शेड्यूल H1 की ड्रग बेचते हुए पाए गए और उन्होंने माना भी है कि हाँ, हमने शेड्यूल H1 की ड्रग बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेची है। उनकी रिपोर्टें बन गई हैं, रिपोर्ट आई है, मैं उनको 100 कोस नोटिस दूंगा, उसका जवाब आएगा। जवाब के बाद उस पर सस्पेंशन या कैंसिलेशन की कार्रवाई होगी। उतने दिन, जितने दिन की सस्पेंड होगी, 5 दिन 10 दिन जो भी होगा, वो उतने दिन दुकान पूरी तरह बंद रहेगी। सर, किस तरह की दवाइयाँ हैं वो शेड्यूल H1 की ड्रग हैं जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, डॉक्टर की पर्ची पे ही बेची जा सकती है। उनको शेड्यूल H और शेड्यूल H1 ड्रग बोलते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहलाती है। नशे में वो नहीं कर, शेड्यूल H और H1 की सभी ड्रग नशे में काम नहीं आती हैं। शेड्यूल H मतलब डॉक्टर के पर्चे पे बेची जाने वाली ड्रग्स होती हैं। जो अल्ट्रासेट है, वो जो ऑपरेशन के बाद जब आदमी को दर्द होता है तो उसके अंदर दी जाती है। बहुत सारे दर्द होने, उसमें दर्द में रिलीफ मिलती है, इसलिए अल्ट्रासेट का पेन किलर है ये एक तरह से। एक्जिम है, दूसरी जो वो एंटीबायोटिक है, ऑपरेशन के बाद जो दिया जाता है घाव भरने के लिए। वार्ड में आ रही बिजली की समस्या को लेकर पार्षद ज्ञान सारस्वत बिजली विभाग के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए एवं वार्ड में बेवजह हो रही बिजली की कटौती को लेकर विरोध दर्ज कराया।
वार्ड में बिजली की समस्या को लेकर वार्ड 4 के पार्षद ज्ञान सारस्वत धरने पर बैठ गए। पार्षद ने जानकारी देते हुए बताया कि टाटा पावर द्वारा बेवजह कटौती की जा रही है एवं जानकारी मांगने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है। साथ ही विभाग द्वारा उपभोक्ताओं का फोन भी नहीं उठाया जाता है। छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका निदान नहीं होता है। टोल फ्री नंबर के ऊपर फ़ोन करते हैं तो फिल्में धुनें सुनाई देती है। अगर फ़ोन लग भी जाता है तो के नंबर पूछा जाता है। आदमी की एक तो लाइटें आपने बंद कर रखी है तो के नंबर कहाँ से देगा, बिल ढूंढेगा के नंबर देगा, के नंबर कहाँ से देगा। फिर इनके जो लैंडलाइन नंबर हैं D3 के, वहाँ फ़ोन करते हैं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। छोटी छोटी शिकायतों के लिए सहायक अभियंता को कह के लाइटें चालू करानी पड़ती है। इसके अलावा पहले पार्षदों को एक नंबर दिया गया था जिस नंबर पे बात कर सकते थे, वो नंबर इन्होंने बंद कर दिया। महामारी के दौर में कल रात को 10 बजे लाइटें गई है, 12:30 बजे लाइटें आई है। सभी स्तर के व्यक्तियों को फ़ोन किया है लेकिन किसी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। अभी आने से पहले इनके कोई रितेश रंजन साहब हैं, उनको मैंने फ़ोन किया कि साहब आप मेरी सुनवाई कर लो, धरने पे बैठ रहा हूँ। उन्होंने 80 में टाल दिया। आधा घंटा वेट करने के बाद धरने में बैठा हूँ। अगर मेरी आम जनता की समस्या है, इनकी सुनवाई होगी और निराकरण होगा तो ही यहाँ से उठेंगे, नहीं तो नहीं उठूंगा। मेरे वार्ड की जनता ने राजस्थान के सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया है तो इस गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गर्मी गौण है मेरे लिए। मैं किसान पुत्र हूँ और पशुपालक हूँ, मेरे लिए गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पेशेंट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे थे, क्या स्थिति होगी उनकी मेरे वार्ड के दोनों पेशेंटों की। समय रहते हो तो उन्होंने इन्वर्टर ला के कर लिया, अन्यथा और सामने भीषण बरसात का दौर आ रहा है। मौसम विभाग कह रहा है कि भारी वर्षा होगी। क्या तैयारी है इनकी? ये शहर को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बेचारा जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, उसके पास जनता फ़ोन करती है, उतरता ही नहीं है। इनके टोल फ्री पे फिल्मी गाने सुनाने की टोन सुनाने के लिए बना रखा है। सोच के तो ये लाए थे शायद, क्योंकि मैं तो लाने वाला ही सोच के तो जो भी लाए हैं ये लाए होंगे, लेकिन देख रहे हैं इनके पास में व्यवस्था नहीं है। इनके आदमियों की कैसे कटौती की जाए ये करनी है। छंगाई के नाम पे छोटे पेड़ों को, ये बड़े पेड़ों को पूरा काट देते हैं। इनके पास कोई अभी 4 दिन पहले फाइसागर रोड पे हादसा हुआ। अगर समय रहते इनका पेड़, ठेकेदार इनका पेड़ छांग देता तो पेड़ नहीं गिरता। रात को 2-2 पार्षदों को वहाँ तकलीफ पड़नी पड़ी। ये बहुत सारी कमियां हैं और इनके पीछे भी कोई पड़ा नहीं है। जिस दिन पीछे पड़ जाएगा इनको पता पड़ जाएगा कि क्या होता है। अभी इनके मैं अनुबंध की RTI में कॉपियां भी निकला रहा हूं कि कितनी कटौती की क्या प्रावधान है। इनको बताते हैं कि कटौती होगी, कैसे कटौती करनी पड़ेगी सरकार। अजमेर रेंज के IG S संगितिर ने शहर का दौरा कर आमजन को गाइडलाइन की पालना कराने के लिए पुलिस कर्मियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। सरकार की नई गाइडलाइन की पालना के तहत आज अजमेर रेंज के IG S संगितिर ने शहर का दौरा किया। साथ ही जवानों को सख्ती बरतने एवं बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पूरे विसिटी में दरगाह एरिया में गाइडलाइंस का पालना काफ़ी बेटर तरीके से हो रहा है और बाकी अन्य एरिया में क्लॉक टावर, सिविल लाइन्स, कोतवाल एरिया में थोड़ा जो आवागमन ज़्यादा, ट्रैफिक भी ज़्यादा दिख रहा। इसका ये कारण ये भी है पर अभी 12 बजे के बाद वीकेंड कर्फ्यू चालू होगा, उसके लिए परचेज करने लोग निकले हुए। इसलिए सभी जगह जो ड्यूटी पॉइंट है, जो भी पुलिस कर्मी तैनात है, उनसे बात करके उनको कहा है कि 11 बजे के बाद ट्रैफिक कम से कम हो और 12 बजे के बाद वीकेंड कर्फ्यू का जो माहौल है उसको बनाने के लिए कहा है। अभी तो पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम हो रहा है, उस हिसाब से हमारी कंट्रीब्यूशन हिसाब से काफ़ी ठीक कम है। आज अन्य दिनों की तुलना में आज तो ट्रैफिक ज़्यादा है, भीड़ भाड़ दिख रही थी। इसलिए जो वो ये मुख्य कारण मुझे यही लगता है वीकेंड कर्फ्यू चालू होने वाला 12 बजे के बाद, इसलिए लोग परचेज करने बाहर निकले हुए। अब सभी को जो भीड़ भाड़ कम करने के लिए, ट्रैफिक कम करने के लिए वैक्सीनेशन की जागरूकता व उत्साह के चलते शहर में 45 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लिए जगह जगह वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ ही शहर में जगह जगह वैक्सीनेशन शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड 7 व वार्ड नंबर 43 में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। वार्ड 43 में शिव कॉलोनी नगरा में स्थित सामुदायिक भवन में कोरोना वैक्सीन शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए लगाया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा व पार्षद काजल यादव ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। वहीं वार्ड नंबर 7 नागपणी क्षेत्र में पार्षद गीता देवी के प्रयासों से वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया।
वार्ड 43 में 2 दिवसीय टीकाकरण कोविड टीकाकरण का उपलक्ष्य में हमने कैंप शिविर लगाया है। इसमें विजय डिस्पेंसरी के जो स्टाफ है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत से समाज सेवी है वार्ड 43 के, तो वो सेवाएं दे रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज मेयर मैम आई हैं और उनसे उद्घाटन करवाया गया है और कोरोना टीकाकरण की शुभारंभ किया गया है। ये टीकाकरण का कल भी लगेगा और आज भी है, और इसी के लिए हम एक वो करते हैं कि अपने फेस को कवर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, इसी से हम कोरोना पे जीत पा पाएंगे। थैंक यू। 5+ के लोगों के लिए लग रहा है और जिसका सेकंड स्लॉट भी पूरा हो चुका है, सेकंड का गैप हो चुका है, उन लोगों के लिए भी है। तो ये सिर्फ 45+ अबव लोगों के लिए ही है। आज वार्ड नंबर 43 पार्षद काजल के यादव के यहाँ पे कैंप का आयोजन किया गया था। इसमें मैंने टीका लगवाया और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ना तो कोई दर्द हुआ, ना कोई परेशानी, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैडम का कि इन्होंने हमारे लिए सुविधा करी। हमारे को इतनी परेशानी थी, इतनी दूर दूर हम कहीं भी हमारे को नहीं मिल रहा था और यहाँ पे हमारे को सुविधा मिली तो फटाफट हमारे टीकाकरण हो गया। हमारे मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज हम नागफनी वार्ड नंबर 7 गीता देवी लखन के वार्ड में मौजूद है। तो यहाँ पर आज कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वैक्सीनेशन का जो कार्य किया जा रहा है, उसके तहत वार्डवासियों को वैक्सीनेशन करवाई जा रही है। ठीक है, और साथ ही कोरोना गाइडलाइन को लेकर के उनको पालना के लिए कहा जा रहा है। आज वार्ड में 45+ का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से मरीज के साथ आने वाले परिजनों के ठहरने खाने पीने की व्यवस्था के लिए आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर से रैन बसेरे की मांग की। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल JLN में ग्रामीण क्षेत्रों से मरीज के साथ उनके परिजन के लिए रहने खाने ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने के तहत आम आदमी पार्टी द्वारा रैन बसेरे की मांग की गई। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया एवं स्थान उपलब्ध कराने की मांग की गई। ग्रामीण एरियो से जो मरीज आते हैं उनके परिजन साथ में आते हैं तो उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती। वो हॉस्पिटल में परिसर में रहते हैं या आसपास कहीं भी रैन बसेरे अगर मिल जाएं। हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि अगर कोई ऐसे रैन बसेरे या सामुदायिक भवन हमें हॉस्पिटल के आसपास मिल जाए तो आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से उनको सुविधा मुहैया कराए और उनके परिजन को ये सुविधा मिल सके ताकि वो अपने मरीजों की देखभाल भी कर सके और संक्रमण का खतरा भी नहीं रहे। इसी सिलसिले में हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए थे। कलेक्टर साहब बोले कि कोई जा ही नहीं रहा है अभी तो परिजन वहाँ पे। तो हमारा ये कहना था कि अभी नहीं जा रहे हैं, कोरोना काल में स्वाभाविक है कि अभी नहीं वहाँ, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी अभी कर रखी है इन लोगों ने। लेकिन आने वाले वक्त में भी संक्रमण अभी टला तो है नहीं, क्योंकि अभी भी जब तक ये है हम लोगों के सिर पे मंडरा रहा है तब तक हम चाहते हैं कि परिजनों को ऐसी कोई सुविधा मुहैया हो जिससे परिजन आसपास ही रह सके और अपने मरीजों की देखभाल कर सके। मौसम में परिवर्तन के बाद नमी वाली जगह पर आए दिन सांपों का निकलना सिलसिला जारी है। इसी क्रम में हाथीखेड़ा में कोबरा सांप का रेस्क्यू कर सर्प रक्षक ने प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई। हाथीखेड़ा क्षेत्र के नानकिया तालाब के पास एक गहरे कुएं में कोबरा सांप गिर गया। सूचना पर सर्प रक्षक विजय यादव ने पहुंचकर सर्प को बाहर निकाला। सर्प रक्षक ने बताया कि सांप को प्राथमिक चिकित्सा के बाद सुरक्षित आवास में छोड़ दिया जाएगा। ये नानकिया तालाब के पास में ये हाथीखेड़ा गांव के अंदर शंकर सिंह रावत जी के कुएं के अंदर एक सांप गिर गया था और इनकी सूचना मुझे आज इन्होंने दी थी। तो मैंने यहाँ आकर के देखा तो एक 60-70 फीट करीब गहरा कुआं है जिसके अंदर एक कोबरा सांप मुझे दिखाई दिया, जिसको मैंने नीचे जाकर के कुएं में सीढ़ी लगाई और रस्सी के द्वारा हम नीचे गए और नीचे जाने के बाद मैंने उस कोबरा सांप को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला। ये ऊपर से जब नीचे गिरा कोबरा सांप तो काफ़ी थोड़ा बहुत इसके चोट लग गई थी। अब इसे हम बाहर निकाल कर लेकर के आ गए हैं। अब इसे प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद इसको सुरक्षित रूप से सुरक्षित आवास में छोड़ेंगे ताकि ये अपनी जीवन आगे का सुरक्षित रूप से जी सके। मैं शंकर सिंह रावत जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने सांप को बचाने के बारे में सोचा, मारने के बारे में नहीं सोचा। हमें सभी सांपों को मारना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए। वैसे तो ये हमारे पर्यावरण के भी मित्र होते हैं और ये खास करके किसानों के मित्र होते हैं सांप। ये इनको खतरनाक सांप मान लेते हैं। जहरीला जरूर है ये सांप लेकिन बिना वजह किसी को नहीं काटता है। ऐसे में किसी भी सांप को नहीं मारना चाहिए। हमें सभी सांपों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए।
अगर ये सांप सुरक्षित रहेंगे तो पर्यावरण भी संतुलित बना रहेगा और एंटी वेनम जो कि ASVS होता है वो जहरीले सांपों से बनता है और वो जब सांप काटता है तो ऐसे समय में वो हमारा प्राण बचाने में सहायक होता है। तो हमें सांपों को नहीं मारना है और सांपों को बचाने के बारे में हमें सोचना चाहिए। मैं खेत पे रहता हूँ और खेत पे मेरे मतलब कुएं के अंदर कोबरा सांप गिर गया था। मतलब आज सुबह गिरा था तो वो गिरने के बाद परेशान हो रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन किया विजय जी यादव को फ़ोन किया। वो 60-70 फीट कुआं गहरा है, उसमें उतर के विजय यादव जी ने सुरक्षित सांप को रेस्क्यू किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कोरोना से बचाव व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आमजन की सेवा हेतु पुलिस लाइन चौराहे पर काढ़े का वितरण किया गया। कोरोना महामारी काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा दवा वितरण, भोजन वितरण व आमजन के लिए सहयोग कार्य करते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पुलिस लाइन चौराहे पर आमजन के लिए काढ़े वितरण का कार्यक्रम किया गया। काढ़ा वितरण के समय संघ द्वारा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए लोगों को काढ़ा पिलाया गया। आज पुलिस लाइन चौराहा स्थित हनुमान मंदिर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विवेकानंद नगर 7 के द्वारा काढ़ा वितरण का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस नगर के अंदर विभिन्न सेवा कार्य कर रहा है, उसी के निमित्त ये आज कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस नगर में दवा वितरण का कार्य कर रहा है, भोजन वितरण का कार्य कर रहा है और कोरोना पीड़ित परिवार की जो भी सेवा सहायता है वो कर रहा है। ये काढ़े का वितरण इसलिए किया जा रहा है, प्राचीन भारतीय जो ग्रंथों में, चरक संहिता में, पतंजलि में ऋषि मुनियों ने जो हमारी भारतीय जड़ी बूटियों से निर्मित काढ़ा तैयार होता है, वही काढ़ा आज तैयार किया गया है, जिससे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और वर्तमान इस भयानक महामारी। तीर्थ नगरी पुष्कर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन की पालना करते हुए काढ़े का वितरण किया गया। कोरोना महामारी से बचाव के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा पुष्कर में काढ़े का वितरण किया गया। परिषद के अध्यक्ष व जिला मंत्री द्वारा राज्य सरकार की गाइडलाइन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन की पालना करते हुए योग प्रशिक्षक विष्णु शर्मा ने भारद्वाज आश्रम में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ काढ़े का निर्माण किया। ये विश्व के अंदर जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर का काम करने वाला हमने आयुर्वेदिक काढ़े का निर्माण किया। आयुर्वेदिक काढ़े के अंदर दालचीनी, लौंग, इलायची, नीम गिलोय, अदरक, ये जो चीज़ें हैं ऐसी करके 13 जड़ी बूटियों से इसको निर्मित किया और लगभग 40 टीमें पुष्कर के अंदर बना के प्रत्येक घर पे और वार्ड के अंदर गली मोहल्लों के अंदर भिजवाया है। ये 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहे और मानवता का कुछ कल्याण हो सके। हम सेवा के कार्य कर रहे हैं और सेवा भावना ही इसमें हमारी वो है सर्वोच्च। ठीक, अभी कल से हमने जो काढ़ा बनाने का प्रोग्राम है वह चलाया है। प्रत्येक वार्ड में हमने 4-4, 5-5 लोगों की टीमें बनाई है जो आस पड़ोस में गली मोहल्लों में जाके काढ़ा वितरण कर रही है। करीब हमने कल 3000 लोगों तक काढ़ा पहुंचाया है आज, और हमारा यही लक्ष्य है कि करीब 3000 लोगों तक यह काढ़ा पहुंचा। ये विश्व हिंदू परिषद एवं जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से हो रहा है। ये भार्गव आश्रम है, इन संस्था वालों ने हमारे को जगह और यहाँ जो बर्तन वगैरह हैं। पुष्कर क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मंत्री नसीम अख्तर के जन्मदिन पर मूक पशुओं को भोजन उपलब्ध कराया गया। पुष्कर क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व शुभ चिंतकों द्वारा पूर्व मंत्री नसीम अख्तर का जन्मदिन मनाया गया है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा मूक प्राणियों के लिए जलपात्र, अस्पतालों में मरीजों को फल एवं जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित कर सामाजिक सरोकार के साथ जन्मदिन मनाया गया। आज प्रोग्राम ये है कि पुष्कर की पूर्व विधायिका, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में राजस्थान कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष श्रीमती नसीब जी का आज जन्मदिन हम मना रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। पुष्कर की विधायिका श्रीमती नसीब जी
जब से पुष्कर में आई है, आज ये 13वां जन्मदिन हम सादगी से मनाने जा रहे हैं। से हम कांग्रेस के पार्षदगण, ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यकारिणी कांग्रेस की समस्त हम लोग सादगी से इनका जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। इसके अंदर गायों को चारा खिलाना, साधु संत फकीरों को खाना खिलाना, वृद्धाश्रम में जाकर के और वृद्ध जनों को खाना खिला करके उनका आशीर्वाद लेना, गौशाला के अंदर हमारे पुष्कर की समस्त गौशालाएं हैं, उनको हम हरा घास खिलाते हैं और इसके बाद के अंदर हम जाकर के सब कार्यकर्ता मिलकर के न तो हम केक काटते हैं, न हम दूसरा कार्य करते हैं। आज के जन्मदिन के अंदर बस सिर्फ धार्मिक कार्य हम लोग करते हैं। यही आज हमारा सबका संकल्प है। आज 28 तारीख है और आज हमारी पूर्व शिक्षा मंत्री, हमारी जिले की लाडली पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष श्रीमती नसीम करीम साहब का जन्मदिन है। इसी कार्यक्रम की कड़ी में आज हमारे समस्त पुष्कर विधानसभा क्षेत्रों के अंदर सभी गाँवों में वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आज यहाँ गौशालाओं को चारा खिलाया है, गौ माता को चारा दिया है, दोनों गौशालाओं में चारा खिलाएंगे और उसके अलावा वृद्धाश्रम के अंदर वृद्धों को भोजन कराएंगे और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी है, मास्क भी बांटेंगे। इन सब कार्यक्रम को हम मनाते हुए सामाजिक सरोकार करते हुए अजमेर राशन डीलरों ने खाद्य निगम द्वारा दुकानों पर कम माल सप्लाई के लिए रसद अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अजमेर शहर जिला राशन डीलरों द्वारा रसद अधिकारी को ज्ञापन देकर दुकान पर आ रहे गेहूं के कम तोल के संबंध में अवगत कराया गया। राशन डीलर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि दुकान पर गेहूं कम आ रहा है, इस वजह से उपभोक्ताओं को गेहूं पूरा नहीं मिलता एवं जिस प्रकार राशन डीलर पर कार्रवाई की जाती है उसी प्रकार इस मामले में लिप्त संबंधित कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब, डीएसओ साहब, संभागीय आयुक्त को, क्योंकि प्रत्येक राशन डीलर के गेहूं कम आ रहा है उसके अवगत करा रहे हैं। उनको वर्बली भी कह दिया, लिखित में भी कह दिया, पर उस ठेकेदार और निगम दोनों मिलके क्या करना चाहते हैं, या राशन डीलर को या तो हटाना चाहते हैं या किस तरह से ये विलेम लगा के राशन डीलरों पर जिस तरह से FI लॉज होती है, जैसे राशन डीलरों पर विभागीय जाँच होती है, उन अधिकारी पर भी इस तरह की विभागीय जाँच होनी चाहिए जो सत्यता सामने आ जाए। क्योंकि राशन डीलर ऑनलाइन काम कर रहा है, प्रत्येक डीलर अपने कंज्यूमरों को गेहूं की पूर्ति कर रहा है, तो वो अगर कम दे रहेगा तो कंज्यूमर को राशन डीलर कहाँ से कम वो पूरा करेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि हम हमारा ये गेहूं पूरा किया जाए और जो भी इसमें लिप्त है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। उनकी दुकानों पर अजमेर जिला और शहर के अंदर जो गेहूं के कम आ रहे हैं, वहाँ से किसी प्रकार का ना तो तोल हो रहा है और ना किसी प्रकार का कोई बिल दिया जा रहा है, जिससे इसका आर्थिक भार राशन दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है। किसी प्रकार का ना तो गेट पास है, ना बिल है, और वहाँ दुकान पे आता है हर दुकान के ऊपर 50 किलो कम उतर रहा है। अजमेर ज़िले के अंदर 1100 दुकानें हैं। अब इसी से अंदाज़ा लगा लो कि आप कितने ना गेहूँ शॉर्ट पड़ रहा होगा। अगर भौतिक सत्यापन विभाग के द्वारा होता है तो उसमें राशन डीलर दोषी पाया जाता है, जबकि दोषी निगम के ठेकेदार हैं, उनके विरुद्ध भी FIR दर्ज करी जाए और इसमें जो भी मिली भगत करके इस तरह का कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाए। समस्या ये आ रही है कि वहाँ से बिना तोल के गेहूँ आ रहा है, जबकि पूर्व के अंदर है ना तुल के आता था, एक एक कट्टा तुल के आता था। अब डायरेक्टली वहाँ FCI से दुकानों पर पहुँच रहा है और वहाँ से कांटा पर्ची वगैरह सब आता था। अब कुछ भी नहीं आ रहा है, ये अभी इसी महीने से। हाँ, इसकी भाजपा महिला मोर्चा द्वारा भरतपुर सांसद पर हुए हमले के विरोध में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर हुए हमले के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में दक्षिण विधायक ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं एवं महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जयपुर में भी गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा भी दी जानी चाहिए। देखिए, कल रात्रि की घटना है। प्रदेश में ना तो महिलाएं सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है, ना मरीज सुरक्षित है, ना बुजुर्ग सुरक्षित है। इस प्रदेश का कोई धनी धोरी नहीं है। ऐसा लगता है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। राजस्थान में प्रतिदिन 16 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी जा रही हैं और कांग्रेस के राज में लगभग 10,000 से ज़्यादा मुकदमे इस प्रकार के दर्ज हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार की नींद अभी नहीं उड़ रही है
और उसी वजह से एक भी केस में ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं मिली है। हमारी पुरजोर मांग है राज्य सरकार से कि जयपुर में जिस महिला के साथ में दरिंदों ने बलात्कार किया है, एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कोई भूखा नहीं सोएगा और दूसरी तरफ उसकी भूख की मजबूरी का फ़ायदा उठा के ऐसे दरिंदों से बलात्कार करते हैं, उससे गैंगरेप करते हैं, तो उन दरिंदों को फांसी की सज़ा मिले, ये हमारी पुरजोर मांग है। दूसरी हमारी मांग है कि जो हमारी रंजीता कोली जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने जा रही थी, सरकार नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि सरकार की खामियों को उजागर करें, व्यवस्थाओं को ठीक करने में अपना सहयोग करें। इस वजह से कांग्रेस के गुंडों ने रात को उनके ऊपर हमला किया, नकाब पोस्ट पहन करके उन्होंने हमला किया और उस वजह से हमारी जनप्रतिनिधि जो सांसद जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का मादा रखती है, उसके साथ भी ये घटना हो सकती है। तो एक आम महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है? नायब तहसीलदार झा को ये प्रेशराइज किया गया कि वो जो है नामांतरण करे और गलत नामांतरण कर दे, उसके लिए उसको प्रेशराइज किया गया। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम ऑनलाइन नामांतरण कर रहे हैं, अब किसी को ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन नामांतरण हो रहे हैं। अब ऑनलाइन नामांतरण हो रहा है तो रामलाल जी क्यों धमका रहे हैं किसी अधिकारी को? मतलब उनके जनप्रतिनिधि तो अधिकारी को धमकाएं, वो तबादला कराएं, तो सब कुछ मान्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी को कोई गलती बताए तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दोषी है। ये जो दोहराव है ना इस सरकार में, बिना पायलट की ये सरकार है, इस सरकार का कोई पायलट नहीं है। मुख्यमंत्री एसी कमरे में बंद है। दूसरी तरफ हम देखेंगे दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री कोरोना में भी गांव-गांव जा रहे, विजिट कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को अपने घर से निकलने की फुर्सत नहीं है, मंत्रियों को निकलने की फुर्सत नहीं है। तो असामाजिक तत्व और अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद हैं। इसलिए ये सरकार, अर्कमण्य सरकार के खिलाफ हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है ताकि महामहिम इसमें संज्ञान ले और इस सरकार को अपना मार्ग प्रशस्त करे ताकि सरकार अपना काम कर सके ठीक प्रकार से। हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि जिस तरह से महिलाओं के लिए जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, हमने पहले भी ज्ञापन दिया लेकिन कांग्रेस सरकार की अभी तक नींद नहीं उड़ी है। और फिर इसके देखते हुए अभी देखा जाए तो जयपुर में 7 माह की गर्भवती एक रोटी मांगना उसको इतना भारी पड़ गया कि उसको अपनी इज्जत ही गंवानी पड़ी, उसके साथ गैंग रेप होता है। कल की घटना ले लीजिए, सांसद महोदय जो कि हमारी जनप्रतिनिधि है वो भी सुरक्षित नहीं है प्रदेश में, उनके ऊपर भी कल जानलेवा हमला हुआ है। और एक जो प्रशासनिक अधिकारी भीलवाड़ा की जो कांग्रेस के एमएलए उन पर दबाव बना रहे हैं कि गलत कागजात पेश करने के लिए उनको एपीओ करा जा रहा है कि अगर आप हमारे प्रेशर में काम नहीं करेंगे तो हर तरह की हम जितनी घटनाएं आपके सामने लाएंगे उतनी कम रहेंगी, क्योंकि आप देखेंगे तो अनगिनत घटनाएं घट रही है महिलाओं को उत्पीड़न को लेके। तो अभी जो हमने आज जो ज्ञापन देना है उसके लिए तो हम 3 मुद्दे को मेन रख रहे हैं। बाकी तो वैसे तो महिलाओं के लिए तो मीडिया से सभी जानकारी है कि कितनी घटनाएं घट रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो घटनाएं घटी है और जो जयपुर में जो घटना घटी है, इस दरिंदों को फांसी की सज़ा हो और महिला सुरक्षा के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें महिला बेझिझक बाहर निकल सके, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इसके लिए हमने पहले भी ज्ञापन दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। गहलोत सरकार जी सो रहे हैं, उन्हीं को जगाने के लिए हम बार बार हमारा प्रयास रहता है, लेकिन फिर भी हम फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।